गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। है ना, अपन देख रहे हैं जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न, हर क्लास में जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस है उसको ही हल कर रहे हैं। फालतू में एक भी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ कोर्स एक भी नहीं समझ रहे हैं। हम केवल वही चीज़ समझ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगी, 100% आएगी। तो आपको 5 या 10 मिनट का टाइम वेस्ट करना है। आपको यदि 9th के हैं आप तो 9th में काम आएगा, 10th के हों 10th में काम आएगा, 11th 12th जितनी भी जो भी एग्ज़ाम देंगे ना आप, जो ग्रामर पोर्शन है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी ये क्लास, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना। तो आज फिर अपनी सीरीज़ देख लीजिएगा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। डू एज डायरेक्टेड कैसे आते हैं क्वेश्चंस? डू एज डायरेक्टेड 5 से 6 सेंटेंस रहते हैं जिसमें से एनी 5 करना होता है आपको। ठीक है ना। जो ब्रैकेट में दिया होता है कि आपको क्या करना है, चेंज करना है, यूजिंग सो दैट लगाना है, यूजिंग अनलेस वगैरह जो भी, या रीअरेंज करना है सेंटेंस को, वो सारी चीज़ें ब्रैकेट में दी होती है। आपको ब्रैकेट में पढ़ करके आपको सही से करना है, क्या करना है उसको, वाक्य को क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको समझना है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, छोटी क्लास है और बहुत ही अच्छी क्लास है। आपको अच्छे समझ में आएगा इससे। ठीक है। जिसको याद है उसको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। यदि कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है हमारा किस प्रकार से, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड के रूप में आता है क्वेश्चंस, मतलब कहे अनुसार करना है आपको। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। इफ़ यू विन द रेस आई शेल रिवार्ड यू यूजिंग अनलेस। इफ़ यू विन द रेस आई शेल रिवार्ड यू यूजिंग अनलेस। ठीक, अनलेस आया। ठीक है ना। तो अनलेस का कॉन्सेप्ट है, हम समझा रहे हैं कि अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, वो समझ लेते हैं। तो पहले अनलेस का समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, अनलेस का क्या कहाँ होता है उपयोग। अनलेस क्या होता है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को कि अनलेस एक नेगेटिव शब्द है। क्या है अनलेस? एक नेगेटिव शब्द है ना। उसका प्रयोग यदि नहीं के रूप में आता है। इफ़ नॉट, यदि नहीं के रूप में इसका प्रयोग आता है और ये स्वयं में नेगेटिव होता है। ठीक है ना। इसमें नेगेटिव का ज़रूरत नहीं होती है। पहला पोर्शन होता ना, ये अनलेस यदि लगाया हमने तो नेगेटिव तो आ गया ऑलरेडी। अनलेस यदि नहीं के रूप में आ रहा है ना, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही है, तो उसमें तो नोट नहीं आएगा। पर दूसरा पोर्शन है उसमें यदि नोट नहीं है ना तो उसमें नोट अवश्य आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि 2 पोर्शन होते हैं वाक्य में, ठीक है ना, अनलेस वाले में 2 पोर्शन होते हैं, कंजक्शन होता है। क्या है? कंजक्शन होता है, जोड़ने वाला शब्द होता है। यदि पहले पोर्शन में तो नोट यदि आया है तो नोट हट जाएगा, अनलेस का उपयोग करेंगे। तो इफ़ यदि रहा, इफ़ की जगह में अपन को अनलेस यदि इफ़ है और इफ़ की जगह अपन को अनलेस यूज़ करना है ना, तो इफ़ के साथ तो नोट रहता ही है, तो वो हट जाएगा, नोट हट जाएगा। अनलेस आएगा तो नोट रहेगा नहीं, ऑलरेडी नोट वो नेगेटिव है ही। तो दूसरा पोर्शन में यदि नोट नहीं है तो आपको नोट यूज़ करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं। पहला प्रयोग अनलेस का करना है आपको, यूजिंग अनलेस करना है। तो इफ़ यू विन द रेस, तो यहाँ की जगह हमने लिखा अनलेस यू विन द रेस। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब देख लीजिए दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, कोमा है। अब हमने क्या बोला कि दूसरा पोर्शन में नोट जरूर आएगा, क्योंकि इसमें तो हो गया यदि तुम रेस नहीं जीतते हो। ठीक है ना। तो आई शेल रिवार्ड यू, मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। ऐसा होगा क्या? यदि रेस ही नहीं जीता तो आई शैल, ये आ गया यह नोट। ठीक है ना। बोला था ना कि दूसरे पोर्शन में नोट आएगा। इसमें यदि नोट हैं, ये मतलब इफ़ है और नोट भी रहेगा तो वो नोट भी हटेगा। अनलेस की, इफ़ की जगह अनलेस लगाएंगे। यहाँ इफ़ है, इसमें नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव था। मतलब यदि तुम रेस जीतते हो मैं इनाम देता हूँ, इनाम दूंगा, मतलब तो सिंपल बात है। पर इसको अनलेस में करना है ना। तो यदि तुम रेस नहीं जीतते हो तो आई शेल नॉट रिवार्ड यू। ठीक, ये आ गया अपना। देखो, यदि तुम रेस नहीं जीतते हो
तो मैं तुम्हें इनाम या पुरस्कार नहीं दूंगा। ठीक है ना, ये हमने अनलेस का प्रयोग किया। ठीक है, पहला में था अपना यूजिंग अनलेस, तो 1 नंबर हमारा प्राप्त हो जाता है। एक एक अंक के होते हैं कितने, एक अंक का होता है एक सेंटेंस, 6 होते हैं। आपको कितना करना होता है, एनी 5 होता है, मतलब आपको केवल 5 करना होता है। तो पहला हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री ही बीट द डॉग, कंबाइन विथ सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट का प्रयोग हमने वो क्लास ली थी उसमें, पर इसमें समझ लीजिएगा। सो दैट का प्रयोग करना है तो कैसे करते हैं। हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, उसके पिताजी बहुत नाराज थे। ही बीट द डॉग, उन्होंने क्या करा, कुत्ते को पीटा। इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो सो दैट का प्रयोग करने के लिए देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या करा, हिज फादर लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा, हिज फादर वाज, हेल्पिंग वर्ब भी लिखा। अब यहाँ देखिए, यदि सेंटेंस में वेरी हैं तो वेरी को रिमूव करिए आप और वहाँ पर क्या लगाइए, सो लगाइए। हिज फादर वाज सो एंग्री, क्योंकि सो कहाँ लगता है, याद है आपको, एंग्री एडजेक्टिव का पहले लगता है। याद रखना है कि सो का प्रयोग करते ना हम तो हर कहीं नहीं लगा सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेरी को रिमूव करते हैं, सो लगाते हैं। और यदि ऐसे याद रखना है, यदि ऐसे याद रखना है कि एडजेक्टिव के पहले सो लगता है। अब यदि हमको कंबाइन करना है तो फुल स्टॉप आएगा नहीं, दूसरे सेंटेंस को लेना है हमको, तो दूसरे सेंटेंस को लेने से पहले दैट लिखेंगे। हिज फादर वाज सो एंग्री दैट ही बीट द डॉग, बीट द डॉग। ठीक है ना, ये हो गया अपना कंबाइन सो दैट, ये सो और ये दैट। ठीक है ना, ये 2 अंक प्राप्त हो गए अपने, कितना सिंपल है। हिज फादर वाज सो एंग्री, उसके पिताजी इतने नाराज थे कि कुत्ते को पीटने लगे, है ना, बेचारे को, जानवर को ऊपर गुस्सा निकाल दिया। किसी को भी गुस्सा आता है ना तो ऐसा वो बहुत उत्तेजित हो जाता है। यदि किसी उस पर्सन पर उसको नहीं निकाल पाता है ना तो हर कहीं भी निकाल देता है, चाहे निर्जीव हो, कोई भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स पे निकाल देता है। लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ, लकड़ी की जो चीज़ पड़ी उस पर कुछ पे भी निकाल देता है गुस्सा जब आता है। तो हिज फादर वाज सो एंग्री दैट ही बीट द डॉग, उसके पिताजी इतने नाराज थे कि वो कुत्ते को पीटने लगे। थर्ड सेंटेंस देख लीजिएगा, ब्रिंग यूर कॉपीज चेंज इनटू नेगेटिव, इनको किस में कन्वर्ट करना है आपको, नेगेटिव में। तो 1 अंक ये प्राप्त हो गया, 1 अंक ये प्राप्त हो गया। कहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक, ठीक। ब्रिंग यूर कॉपीज चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में आपको बदलना है। ब्रिंग यूर कॉपीज, तो अपनी कॉपियाँ लाओ, अपनी कॉपियाँ लाओ, ठीक है ना, अपनी नोटबुक लाओ। इसको नेगेटिव में अपनी नोटबुक मत लाओ, ठीक है ना, ये होगा ना। तो देख लीजिएगा, डोंट, डू नॉट ब्रिंग योर कॉपीज, ये हो गया नेगेटिव में अपने कन्वर्ट कर दिया। डू नॉट ब्रिंग योर कॉपीज, ये अपने 3 अंक प्राप्त हो गए। ठीक है ना, कितना सरल है, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसको नेगेटिव में आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होना कि यार इसमें नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, इसमें तो वो तो है नहीं, फिर और पता भी नहीं चल रहा है कि क्या है, किस प्रकार, क्योंकि सब्जेक्ट होता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती और सारी चीज़ें होती, तो आइडेंटिफाई कर लेते यार इसमें नेगेटिव। तो दोस्तों, यदि ऐसा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा है, वो है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट लगाना पड़ता है, याद है आपको। तो यदि यहाँ सिंगुलर होता तो डज नॉट आता, पर प्लूरल है तो डू नॉट आया। ठीक, नेक्स्ट देखिए 4th वाला, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये देख लीजिएगा, इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है। तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद है हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं हम, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लिया हमने, इज लिखा, फिर सब्जेक्ट लिख दिया इज राधा, ठीक है, फिर वर्ब
सिंग में आईएनजी है, सिंगिंग आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट लिख दिया आ सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव मार्क, तभी तो पता चलेगा इंट्रोगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव मार्क भूल गए, ऐसा लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे मूल पहचान यही होती है मार्क की। जब यदि यदि हमने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया, फुल स्टॉप लिखा, तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, चाहे हमने सही किया हो। यहाँ से एंड, पूरा सेंटेंस का एंड होने के बाद में जब मार्क लगाया हमने, क्या चीज़ है वो, ये मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, यहीं से इसका पहचान हो जाती। तो अपने इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा दिया, मतलब अपने नंबर कंप्लीट हो गए, पूरे नंबर हो गए अपने। ठीक है। इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गाना गा रही है? इसमें क्या था, राधा गाना गा रही है, इसमें इंट्रोगेटिव में हो गया क्या राधा गाना गा रही है। ठीक। वे एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ टुडे, वे एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ टुडे, हमें आज अच्छे समाचार की उम्मीद है, हमें आज अच्छे समाचार की उम्मीद है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है दोस्तों, देख लीजिएगा। इसमें ये अदर वर्ड है, बहुत कभी कभी पहले अपना सिंपल तरीका से देखा होगा आपने पैसिव में कन्वर्ट करते हुए, पर अब कुछ नहीं, अदर वर्ड को भी लेना है। वो अदर वर्ड तो उसकी जगह फिक्स है, क्या है ना, उसकी जगह तो नियत है, बाकी और चीज़ में हो सकता है चेंजेस, पर उस चीज़ में बिल्कुल नहीं होता है। अदर वर्ड होते हैं पैसिव वॉइस में, ऐसा नहीं है कि खाली सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, जी नहीं, अदर वर्ड भी होता है वाक्य में। तो उसको तो यथावत जहाँ जिस उसकी जगह है, जहाँ उसकी जगह है वहीं ठीक रहता है। तो ये वाक्य पहले तो देख लीजिएगा, यह है प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है ना, एक जनरल वाक्य है प्रेजेंट टेंस का कि हमें अच्छे समाचार की उम्मीद है, आज हमें अच्छे समाचार की उम्मीद है। तो हाँ देख लीजिए कहाँ तक, ओके, तो हमें अच्छे समाचार की खबर है, उम्मीद है, सॉरी। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ लिखा, गुड न्यूज़। अब देख लीजिएगा ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो उसके आगे कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव वॉइस में। तो गुड न्यूज़ इज़, देखिए ये प्लूरल मत समझिएगा, गुड न्यूज़, न्यूज़ है ना हमेशा सिंगुलर में होता है, चाहे एस रहे तो ही रहेगा, न्यू तो नया हो जाता है, न्यूज़ का मतलब ही समाचार होता है, ठीक है ना। तो गुड न्यूज़ इज़, फिर क्या आएगा, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है एक्सपेक्टेड बाय अस, और ये अदर वर्ड है जो है उसकी जगह यथावत, ठीक। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस टुडे, ठीक, बहुत बढ़िया। हमारा फर्स्ट हो गया सेंटेंस, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये 5 अंक तो हमें मिल गए। पर हो सकता है हमको ये ना आए, पैसिव वॉइस ना आए, या ये नहीं आए, इंट्रोगेटिव बता दे, ये नेगेटिव नहीं आए, कोई एक नहीं आया, तो हमारे पास में एक और एक्स्ट्रा रहता है, उसको देख लीजिएगा। क्लीनिंग ही द रूम इज, इसको रीअरेंज द वर्ड्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको अरेंज करना है, व्यवस्थित लिखना है आपको। तो व्यवस्थित लिखने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गए तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये याद होना बहुत ज़रूरी। तो इसमें देख लीजिएगा सब्जेक्ट है, कहीं है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा, फिर सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब इज लिखा, फिर मेन वर्ब क्या है, ही इज़ क्लीनिंग, अच्छा, और अब ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया दोस्तों, ठीक है। हमारी क्लास ख़त्म हुई, हमारे 5 अंक पूरे के पूरे मिल चुके हैं। यदि हम अच्छे से देख लेते हैं, कहीं कन्फ्यूजन हो आपको तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहले में अनलेस था, यूजिंग अनलेस, सेकंड में सो दैट का करना था, थर्ड में नेगेटिव में बदलना था, फोर्थ में हमें इंट्रोगेटिव में बदलना था, फिफ्थ में हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, और सिक्स्थ में रीअरेंज करना था, वर्डों को जो शब्द हैं उनको व्यवस्थित जोड़ना था और एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।